Hi, accept yourself, love yourself, and keep moving forward. If you want to fly, you have to give up what weighs you down. Today is 6th of May 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. क्विज नंबर 10 इकोनॉमिक्स के आंसर्स हैं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो CRAR होता है जिसमें बैंक्स जो हैं इंडिया के उनको रिक्वायर्ड है टू मेंटेन अ सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर रिस्की एसेट्स एंड कैपिटल। जो लैफर कर्व होता है ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट, किस टैक्स रेट पे कितना गवर्नमेंट को इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और उस रेवेन्यू को जनरेट करने में बिकॉज एक सर्टेन कॉस्ट भी होती है। सो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट्स एंड एब्सोल्यूट रेवेन्यूज, दीज रेट्स जनरेट फॉर द गवर्नमेंट। जो सेंट्रल नोडल एजेंसी है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन वो है नफेड। देन YH मालेगांव कमिटी थी जो RBI की थी जिसका काम था स्टडी करना इश्यूज एंड कंसर्न्स इन द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इम्पॉसिबल हो जाता है, दिस इज़ नॉट ट्रू जब डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी होता है। डेप्रिशिएशन ऑफ द रुपी है, जैसे रुपी अभी 75 हो रहा है, 80 तक चला गया, तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बिकम्स इम्पॉसिबल। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है, बाहर से आप कुछ बुला रहे हो, वो आप बुलाना बंद करोगे, उसका सब्सटीट्यूट लोकल को ही आप फाइंड करोगे, लोकल करोगे। तो ये तो इनफैक्ट हम ज़्यादा करेंगे जब बाहर से इंपोर्टेड आइटम्स हमें महंगा पड़ रहा है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बिकम्स इम्पॉसिबल इज रॉन्ग। एक्सपोर्ट बिकम कॉम्पिटिटिव बिकॉज करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है, हमारा एक्सपोर्ट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता है। कॉस्टलियर इंपोर्ट्स रिजल्ट्स इनटू हायर प्राइसेस प्रोपेलिंग फर्दर डेप्रिशिएशन। यस, ये एक विशियस सर्कल भी चालू हो जाता है। बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, नाउ आज के सवाल हैं ज्योग्राफी में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है क्या। विंड मूवमेंट क्लॉकवाइज होता है साइक्लोन का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, दोनों में बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये है जो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। देन जो सेकंड है, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स, इसका रीज़न क्या होता है इन चार ऑप्शंस में बताइए। विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद द फिनोमिनन ऑफ व्हाट, कौन सा फिनोमिनन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। द ऑर्डर ऑफ द लेयर्स इन द एटमॉस्फेयर, बहुत आसान है बट कंफ्यूजन होता है रियल एग्जाम में, तो बताइए अपवर्ड फ्रॉम बिलो क्या ऑर्डर है एटमॉस्फेरिक लेयर्स का। ओवर विच रीजन इज द टेम्परेचर द हाईएस्ट नियर ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज हाईएस्ट नियर द ट्रोपोपॉज, किस जगह पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। सो ये 5 सवाल है आज के लिए। वोकेबलरी है मार्शलिंग, मार्शलिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना, मार्शल कर रहा है, जैसे पार्लियामेंट में मार्शल्स होते हैं। गैदर टुगेदर। एमेजरी का मतलब होता है दूत, अ पर्सन सेंट ऑन अ स्पेशल मिशन, कोई एम्बेसडर है, डिप्लोमेट है। बर्जनिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ते। बिगनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली, फ्लरिश हो रहा है, जैसे बर्जनिंग केसेस ऑफ कोविड-19। ट्रेवेस्टी का मतलब होता है गलत है वो, मिस रिप्रेजेंटेशन है, डिस्टॉर्शन है, परवर्शन है, गलत बयानी। फटीग का मतलब होता है थका देना, समवन टू फील टायर्ड और एग्जॉस्टेड। सो ये वोकेबलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ये सी सेट है, ये सी सेट का फर्स्ट RC है, ट्राई टू आंसर पैसेज क्या बोलना चाहता है। सेकंड, ये एक क्वेश्चन है सी सेट का, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर। अब ये है द हिंदू न्यूज़पेपर, आज फ्राइडे है तो अब आंसर राइटिंग को थोड़ा ब्रेक लेते हैं अपन। अभी आप प्रिलिमिनरी एग्जाम पे ज़्यादा फोकस करो, वी विल रिज्यूम इट आफ्टर सम टाइम। WHO estimates 4.7 मिलियन कोविड लिंक्ड डेथ्स इन इंडिया। अब एक WHO की रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में बताया कि देखिए इतने ज़्यादा एक्चुअल नंबर जो डेथ हुआ है एक्सेस में, जैसे इंडिया ने बताया 5 मिलियन, तो एक्चुअली में 10 गुना ज़्यादा है। जो एक्सेस है वो मल्टीपल ऑफ दिस 10 है, मतलब 50 मिलियन भी हो सकता है क्यूमुलेटिव डेथ। तो इसने ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सवाल खड़े किए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है। WHO के स्टेटमेंट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि वो ऑब्जेक्ट करते हैं इस मेथोडोलॉजी में। ये जो डेटा है किस बेसिस पे कलेक्ट किया, क्या क्राइटेरिया था, दिस इज़ नॉट लाइक मेथोडोलॉजी में सवाल है। तो हमारा जो हेल्थ इन सिस्टम है वो बहुत रिजाइलेंट है, इतना ज़्यादा डेविएशन नहीं आना चाहिए, ये इंडिया का ऑब्जेक्शन है।
अब ये जो डिफरेंस हो रहा है ये एक्चुअली बहुत सारी दूसरी चीज़ों को भी बताता है। पहला कि अगर नंबर्स इतने ज़्यादा हैं तो वेलफेयर भी अकॉर्डिंग होना चाहिए, रिलीफ भी अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो दैट इज़ वाई जो डेटा होता है वो एक्यूरेट होना, रिलायबल होना बहुत ज़रूरी है, वरना इस टाइप से जो डिफ़िकल्टी होती है, बिकॉज डेटा के बेसिस पे ही आप डिसीजन मेकिंग करोगे। डेटा एक्यूरेसी, डेटा ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। तो इंडिया इसको अभी अपोज करेगा, कॉन्टेस्ट करेगा रिपोर्ट को, ऑफिशियल्स ने बताया, क्योंकि इस रिपोर्ट में ग्लैरिंग एनोमलीज हैं। ओके, तो WHO शुड अप्रिशिएट द फैक्ट कि जो मोर्टेलिटी है ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक होता है। आप इस तरीके से क्रेजी नंबर, अगर इनएक्यूरेट नंबर फ्लोट करोगे, अननेसेसरी पैनिक होगा। स्पेकुलेटिव रिपोर्ट नहीं होना चाहिए, नीडलेस एडवर्स इफेक्ट्स इससे आते हैं। तो ये जो एस्टिमेट है इसको इंडिया अभी क्वेश्चन कर रहा है। तो हमारी ऑफिशियल जो हम पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो वी विल फॉलो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मैटर पे क्या बोलती है। सुप्रीम कोर्ट टू स्टडी इफ लार्जर बेंच शुड हियर सेडिशन प्लीज। सेडिशन जो होता है ना 124A सेक्शन 124A, इसका मिसयूज़ कई बार बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। सो हमेशा ये होता है कि सेडिशन, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया और सेडिशन लग गया, तो इज़ इट यूज़ और मिसयूज़। तो इस पूरे सेडिशन पे ही एक सिस्टमेटिक फिर से डिबेट होना चाहिए, और ये एक बड़ी बेंच देखे तो ज़्यादा बेटर है। केदारनाथ जजमेंट ने आखिर बार सेडिशन लॉ पे अपना जजमेंट दिया था, और उसने ये बोला था कि सेडिशन 124A इज़ ओके, बट एक बैलेंस बना के चले, देन इट इज़ ओके। राइट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है और राइट ऑफ फ्री स्पीच भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये अटॉर्नी जनरल साहब के वेणुगोपाल साहब ने रीट्रेट किया कि केदारनाथ जजमेंट ने ऑलरेडी बता दिया है कि सेडिशन तो होगा और एक बैलेंस होगा। अब डिमांड ये हो रही है कि ये 60 ईयर ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट वैलिडेटिंग सेडिशन लॉ लेड अ 3 जज बेंच। तो द आइडिया इज 1962 का ये जजमेंट था केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। 2022 है, 60 साल हो गए, इस बेंच के जजमेंट को फिर से रिव्यू किया जाए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट फिर से अपने डिसीजंस रिव्यू कर सकती है। सो द पॉइंट इज़ अब वापस इसको रिव्यू करें, बिकॉज समटाइम्स सेडिशन जो है उसका मिसयूज़ भी होता है। इंसाइटमेंट है टू वायलेंस और इंटेंशन टू टेंडेंसी क्रिएट पब्लिक डिसऑर्डर, डिसरप्शन हो रहा है, पब्लिक पीस में हो रहा है, इंटरनेट के ज़माने में स्पेशली बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो क्या वहाँ पे सेडिशन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? इस चीज़ को अगर जुडिशरी सिस्टमेटिकली डिस्कस करके डिसीजन दे तो बेहतर होगा। सो एक बिगर बेंच भी बन जाए, इसकी यहाँ पे डिमांड है। बाकी गवर्नमेंट में तो अटॉर्नी जनरल साहब ने तो यही बोला है कि प्रेमा फेसी केदारनाथ जज बेंच ने भी यही कहा था, रिटेन किया था 124A को। तो अभी देखते हैं इसमें आगे नई बेंच, बड़ी बेंच से ये डिसीजन रिव्यू होता है या नहीं। ओके, सो दिस इज़ दिस स्टोरी। देन पैनल ने नोटिफाई किया है न्यू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो अभी जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन, और जम्मू को 43 सीट्स हैं, कश्मीर को 47 सीट्स हैं। इस तरीके से यहाँ पे सीट्स का, यहाँ पे 90 सीट्स का यहाँ पे इस तरीके से बताया गया है। लेट अस सी, ये अभी केवल अभी डिक्लेयर किया है, नोटिफाई किया है, लेट अस सी आगे क्या फॉरवर्ड होता है। डीलिमिटेशन कमीशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है, डीलिमिटेशन से क्या होता है, चुनाव कराने से पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनानी पड़ती है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक विधायक, एक MLA MP इस तरीके से आएगा। सो द पॉइंट इज, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी किस बेसिस में बनाई है, क्या फैक्टर्स लिए गए, ये सब भी इम्पॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डीलिमिटेशन का जो वर्क है, क्या ये कोर्ट में चैलेंज हो सकता है? आंसर। सो दिस इज पैनल नोटिफाइज न्यू जम्मू एंड कश्मीर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये है क्लेंडेनस्टाइन पैसेज। क्लेंडेनस्टाइन का मतलब क्या होता है? टेल। अब देखो सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें भी देखना पड़ता है, जैसे ये टनल बना दी गई इंडिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है, प्रॉक्सीज भेजता है, पाकिस्तान डायरेक्ट फाइट नहीं करेगा, वो प्रॉक्सीज भेजेगा, मिलिटेंट्स भेजेगा और डिफ़िकल्टीज क्रिएट करेगा, और बाय दिस सच एज दिस टनल। तो ये एक टनल मिला है सांबा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ टेररिस्ट हु वांटेड टू डिसरप्ट अमरनाथ यात्रा। अब ये अमरनाथ यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, बिकॉज दिस विल सेट द टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर का अपटिक होगा, यहाँ वेल्थ आएगी, यहाँ इकोनॉमी डेवलप होगी, और यहाँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में अक्सर डिस्टर्बेंस करने की कोशिश की जाती है जम्मू एंड कश्मीर में, ताकि यहाँ पीस, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं हो पाए। अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स का भी इशू था, वहाँ भी सेम इश्यूज थे। ऑल ओवर इंडिया से हमारा गैंगेटिक बेल्ट से काफ़ी लोग जम्मू एंड कश्मीर में जा रहे हैं और वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। ये वर्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर की इकोनॉमी के लिए। ये ही
वही वहाँ की इकोनॉमी को प्रोपेल कर रहे हैं, मैनुअल वर्क वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर उनके ऊपर सिक्योरिटी इस तरीके से चैलेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली एरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा। तो दिस इज़ दैट क्लैंडस्टाइन पैसेज, जैसे अभी ये डिसरप्ट करने की कोशिश यहाँ पे हो रही थी। Then Mr. Prime Minister Modi and Macron agree to work together to expand relations. तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट के बीच में काफ़ी अच्छे बॉन्डिंग है, और इसीलिए अभी जैसे मैक्रोन फिर से चुनाव जीत गए वहाँ पे, तो अब आइडिया है इंडिया और फ्रांस रिलेशन को और आगे कैरी फॉरवर्ड करना। ग्लोबल इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन क्राइसिस है, इंडो पैसिफिक है, टेररिज्म है, इन सब पे डिस्कशन हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यूरोपियन टूर चल रहा था, 1-to-1 डेलीगेशन टॉक भी हुए मैक्रों के साथ। देन इंडिया एंड फ्रांस ने अंडरस्कोर भी किया, आर्मामेंट कोऑपरेशन होगा, म्यूचुअल ट्रस्ट है, जॉइंटली मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, प्रोफेशनल, स्किल्ड वर्कर्स, एजुकेशन, इरेगुलर माइग्रेशन, इन सब में इंडिया एंड फ्रांस वर्क करेंगे। तो दिस इज़ टुगेदर टू एक्सपैंड रिलेशंस। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये पेज नंबर 2 है, और सी डेड रिवर, ट्रबल्ड वाटर्स, दिस इज़ वेरी वेरी सॉरी स्टेट, सॉरी पिक्चर है ये यमुना की एट ITO। रिवर्स को रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। ये यमुना क्या, हर रिवर में आपको ऐसे सीन्स दिख जाएंगे शहर से जो क्रॉस हो रही है। नो फंडामेंटल राइट टू यूज़ इंस्टाग्राम। अब मेटा ने ये बोला कि मेटा बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी है, वहाँ आप अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं बता सकते। फेसबुक में जैसे आर्टिकल 19 है, फ्री ऑफ स्पीच, बट दैट डजंट मीन आप कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके कुछ ट्वीट करोगे, बिकॉज इट इज़ अ प्राइवेट एंटिटी। आप इसमें पब्लिक फंक्शन नहीं है, पब्लिक नहीं, गवर्नमेंट नहीं है। तो इंस्टाग्राम भी फ्री एंड वॉलंटरी एक प्लेटफॉर्म है, ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है यूज़र और कंपनी के बीच में, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्लैरिफाई किया। ये एम्फेसाइज किया कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं इनको अकाउंटेबल सेट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर टू पावरफुल। ये ट्रेंड सेट करते हैं, इनके एल्गोरिदम क्या है, ये किस कंटेंट को प्रेफर करते हैं, किसको नहीं करते हैं, ये सब चीज़ों पे क्लैरिटी होना ज़रूरी है, बिकॉज ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम टू पावरफुल। देन दिस इज़ पेज नंबर 5, और ये है रेगाटा टाइम, रिदमिक रोइंग हो रहा है यहाँ पे। ये कर्टन रेजर है, चैंपियन बोट लीग है, बोट लीग कोची के बैक वाटर, सी पानी यहाँ पे बड़ा ठहरा हुआ है, बैक वाटर है, तो यहाँ पे इस टाइप की बोट एक्टिविटीज़ बहुत होती है केरला ट्रेवल मार्ट में। तो दिस इज़ रेगाटा टाइम। ये जोग फॉल है, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जोग फॉल है, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वेस्टर्न घाट्स। कल मैंने वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट्स का एक PDF शेयर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें एक लाइन है, वेस्टर्न घाट्स मतलब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न घाट्स की रिवर केवल अरेबियन सी में जाएगी, कुछ रिवर्स बे ऑफ बंगाल में भी जा रही है। ईस्टर्न घाट्स की रिवर केवल अरेबियन सी में जाएगी, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है, हो सकता है कोई रिवर इधर भी जा रही है, ऐसा कोई एग्जांपल है तो टेल। जो ईस्टर्न घाट से रिवर निकल के जा रही है कहाँ पर, अरेबियन सी में जा रही है, ऐसा मुझे तो नहीं याद आ रहा है, बट ऐसा कोई एग्जांपल है तो टेल जो ईस्टर्न घाट से रिवर निकल के वेस्टर्न घाट में जा रही है। दिस यूजुअली नहीं होता है, बिकॉज जो वेस्टर्न घाट है बड़े कॉन्टीन्यूस है और इनका स्लोप भी ज़्यादा है। ओके, तो दिस इज़ जोग फॉल प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। जिंजर प्राइस लीव्स फार्मर्स इन डिस्ट्रेस, जिंजर ओवर प्रोडक्शन हुआ है, डिसीज अफेक्टिंग क्रॉप है, डिमांड कम है, प्राइस फॉल है, और इससे क्या हो जाता है, इनको रिकवरी नहीं होती है, क्रॉप का इनपुट भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, सो दिस इज पेज नंबर 5। अब हम आते हैं एडिटोरियल में। फर्स्ट एडिटोरियल है वॉच द गैप, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट है, ये ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है रुपी पे, और ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा तो ट्रेड डेफिसिट भी जो है इसको कम करना ज़रूरी है। ट्रेड डेफिसिट मतलब इम्पोर्ट हम ज़्यादा करें, कम करें, और एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। हम इंपोर्ट एक्चुअली बहुत करें और एक्सपोर्ट हमसे हो नहीं रहा है, तो दिस इज़ द पॉइंट। इंपोर्ट में भी प्रॉब्लम ये आती है, जैसे यूक्रेन क्राइसिस हुआ, कमोडिटी एक बहुत बड़ा हेडेक हो गया है, ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है तो एक मेजर चंक हो जाता है हमारे इंपोर्ट में, दिस इज़ द थिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड केमिकल्स शोइंग हेल्दी एक्सपेंशन, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी डबल हो गए हैं। देन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस भी सर्ज हुआ है, 40% बढ़ गया है रशियन वॉर के कारण। तो दिस इज़ द थिंग, यही चीज़ मैं आपको हमेशा जो हमारा स्टेटमेंट रहा है, स्टैंड रहा है, कि द पॉइंट इज़ यूरोपियन कंट्रीज़ फाइट करती है और हम उसका भुगतते हैं, तो ये चीज़ गलत है। यही चीज़ हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी बताया था कि
ये फाइट कर रहे हैं आपस में, एंड देन इनके पर्सनल हिस्टोरिकल डिफरेंसेस रहे हैं जिसके कारण ये फाइट कर रहे हैं। अब हमें इसमें ज़बरदस्ती ड्रैग किया जाता है। वर्ल्ड वॉर वन में भी यही हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में भी यही हुआ, अभी भी हमें अननेसेसरी ड्रैग हो रहा है, और ये जो इतना डिफ़िकल्टी हो रहा है तो हम सफ़र कर रहे हैं। सो दैट इज़ वाई इस वॉर को एंड करना ज़रूरी है। जो डिप्लोमेटिक बातें हैं, टॉक्स हैं, डायलॉग्स हैं, इसके थ्रू करना ज़रूरी है। एंड सेकेंड, मोरल जो हमें लेक्चर देने की कोशिश की जाती है वो भी रॉन्ग है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं ईएएम के। सो दिस इज़ द early onset of the Indian summer with a heat wave has bolstered power demand। अब गर्मी बहुत बढ़ गई है, एसी भी ज़्यादा हमने देखा सेल हुए, पावर डिमांड बढ़ गई। पावर मेजॉरिटी 65% आती है कोल से, 136% कोल जो है उसका इंपोर्ट बढ़ा। इंपोर्ट बढ़ा मतलब ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, डेफिसिट बढ़ेगा ट्रेड। तो द पॉइंट इज़, ये सब चीज़ें हैं, एनर्जी, कमोडिटी की प्राइसेस, इनके कारण हमारा इंपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ गया है, मनी वैल्यू बढ़ गया है, और इसके कारण ट्रेड डेफिसिट वाइडन हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इम्पैक्ट हो रहा है, इसका बियरिंग डायरेक्ट हो रही है। और इससे एफडीआई जो है, ओवरऑल दिस इज़ नॉट राइट। ट्रेड में अगर हम नेगेटिव में हैं तो दिस इज़ नॉट राइट। हमें चाइना की तरह बनना चाहिए। ट्रेड में हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करें और इंपोर्ट कम करें। अब इसका दो तरीका है, या तो एक्सपोर्ट के लिए नए नए प्लेटफॉर्म्स ढूंढें, नए प्रोडक्ट्स ढूंढें और उसको एक्सपोर्ट करें। एट द सेम टाइम जो इंपोर्ट है उसका सब्सटीट्यूशन करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। रुपी अगर वीक होगा तो उतना ही सामान खरीदने में ज़्यादा पैसे खर्च होने लग जाएंगे, तो इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, इससे ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ेगा, और फिर ये एक विशियस साइकिल है। तो आरबीआई ने कहा स्टेडी द रुपी को करो अगेंस्ट वाइल्ड स्विंग्स। अब इसके लिए आरबीआई क्या करेगा, अपनी जेब से पैसा लगाएगा, मतलब फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व से। ये $640 तक हो गया था, गिर के फिर से 600 हो गया, ये 600। सो दिस इज़ बफर। अभी भी ये अच्छा हेल्दी नंबर है, बट द पॉइंट इज़ कि हमें इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट के एवेन्यूज़ ढूंढने पड़ेंगे। सेंट्रल बैंक जो है अब वो इस पे भी फोकस करना पड़ेगा, रुपी के वीकनिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो आरबीआई एक तरफ इन्फ्लेशन से भी लड़ रहा है, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस भी है। पॉलिसी मेकर्स को भी ज़रूरी है कि वो ट्रेड इम्बैलेंस जो है, स्पेशली चाइना के साथ, इसको इमीडिएट प्रायोरिटी से चेक करें। रिस्क ग्रोथ रिटार्डिंग इन्फ्लेशन, मोर प्रेशर पड़ेगा रुपी पे, और एक ये विशियस साइकिल हो जाएगी। Standing on ceremony. Overemphasis on a ritualistic oath does not aid quality medical education. Actually जो डॉक्टर्स होते हैं ये एक ओथ लेते हैं, हिप्पोक्रेटिक ओथ बोलते हैं इसे। इसको, इस ओथ से अभी इंडिजनाइजेशन तमिलनाडु के कुछ कॉलेजेस में चरक शपथ लिया है। चरक भी इंडिया के एक बहुत बड़े मेडिकल प्रैक्टिशन में इनका नाम है। सो द आइडिया इज़ कि ये जो चीज़ें हैं वो जो स्टैंडर्डाइज्ड है उसको देखें, और जो मेडिकल प्रोफेशन का जो बेसिक मैंडेट होता है, पेशेंट सुप्रीम होता है, पेशेंट की लाइफ सेव करना डॉक्टर की अटमोस्ट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। तो ये जो एथिक्स हैं, ये एथिकल बिहेवियर यहाँ पे होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको हमेशा क्या बताता हूँ, जो टीचिंग है, टीचिंग भी एक काइंड ऑफ लाइक इट इज़ एज रेस्पॉन्सिबल जॉब एज मेडिसिन, बिकॉज टीचिंग में यू आर प्लेइंग विद द लाइफ ऑफ वन स्टूडेंट। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टीचिंग में भी एथिक्स होना ज़रूरी होता है, अकाउंटेबिलिटी होना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ द सेम इज़ विद मेडिसिन जो में है, ये भी कंटिन्यू होना चाहिए। जो मेडिकल प्रोफेशन के एथिक्स हैं उसको मेंटेन करना चाहिए। एट द सेम टाइम जो डॉक्टर्स हैं, कई बार डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस के केसेस भी बढ़े हैं पिछले कुछ टाइम पे देखा। दिस शुड स्टॉप, दिस शुड स्टॉप, बिकॉज डॉक्टर्स आर देयर टू सेव योर लाइफ, यू आर नॉट सपोज टू रिस्क देयर लाइफ। ओके, द स्कूल ड्रेस इज़ इन द क्रॉस हेयर्स। अब अगेन स्कूल ड्रेस पे डिमांड हो रहा है। एक्चुअली जो स्कूल होता है, स्कूल का मतलब क्या होता है, ये स्कूल का मतलब होता है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, इसीलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात आती है, यूनिफॉर्म की बात होती है। स्कूल में सब टाइप के बच्चे आते हैं, सब बच्चे इन द सेंस, कुछ बहुत रिच फैमिली से हैं, कुछ नॉट सो रिच फैमिली है, कुछ डिफरेंट रीजन से हैं, रिलीजन से हैं, डिफरेंट एरिया से। जैसे आई एम फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, फौज का केंद्रीय विद्यालय तो मिनी इंडिया होता है। देर वॉज वन फ्रेंड फ्रॉम केरला, देर इज़ वन फ्रेंड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, देर इज़ वन फ्रेंड फ्रॉम पंजाब। तो मतलब हर जगह का वहाँ मिनी इंडिया मिलेगा आपको, हर जगह के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे वहाँ पे। सो द पॉइंट इज़, अगर सब एक जैसे हैं तो ये अर्ली एज में ना बहुत अच्छी ग्रूमिंग करता है, डिविजिव टेंडेंसी नहीं आती वहाँ पे, आप एक दूसरे को समझते हो।
चीज़ें जो है ना, अर्ली वैल्यू सिस्टम बहुत अच्छा वहाँ पे आपको हम स्टूडेंट्स में इम्पार्ट कर पाते हैं. सो दैट इज़ वाई ये जो यूनिफॉर्म का कल्चर है, दिस इज़ अ गुड कल्चर. स्टूडेंट सब बराबर है, सबको सेम स्केल पे रखने की ज़रूरत होती है. सो दिस इज़ गुड. स्कूल ड्रेस, अभी यहाँ पे इससे रिलेटेड बातें. अ लीक्ड ड्राफ्ट टर्मिनेशन राइट्स एंड द पॉलिटिक्स. अब ये बात है यूएस में जो अबॉर्शन है उसके अगेंस्ट एक एक एक्ट आ रहा है कि इसको बैन कर दिया जाए, लाइक दैट. लेट अस सी. वेट. देन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स? इट शुड. स्पोर्ट्स जो होता है वो पॉलिटिक्स से अलग होना चाहिए. जैसे अभी रशियन जो प्लेयर है मेदवेदेव को खेलने नहीं दिया जा रहा है. ही इज सच अ गुड प्लेयर. वाई? बिकॉज रशिया के पॉलिटिकल दिस जो स्ट्रैटेजी है वो अगेंस्ट हो रहा है यूरोप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेट. राइज इन शुगर एक्सपोर्ट हुआ है, फ्री राइस राशन है, डिलेड पेंशंस है, मिलिटेंट अटैक एंड डिमोलिशिंग स्लम्स है. ये स्पाइस जेट में अभी एक्सीडेंट हुआ. एक्सीडेंट इन द सेंस स्कैर आ गया. जो प्लेन्स होते हैं ना, ये थोड़ा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर चलाने की कोशिश करते हैं. वाई? ताकि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस नहीं हो. कई बार एडवर्स वेदर होता है, मेट्रोलॉजिकल नॉलेज नहीं है, रडार काम नहीं कर पा रहा है, प्लानिंग नहीं हो पा रही, तो क्रू एट टाइम्स वेदर सिचुएशन असेस नहीं कर पा रही है, तो सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं. एक्सीडेंट्स मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ बट सच टाइप ऑफ लाइक डिफ़िकल्टीज आती है. तो ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए. एयर ट्रैवल को सेफ एंड सिक्योर रखना एविएशन को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द स्टेटस ऑफ द नागा पीस टॉक है. द साउंड ऑफ म्यूज़िक. देन ये बात है, जैसे एज इफ या एज दो में कोई डिफरेंस होता है, इतना कोई डिफरेंस नहीं होता है. दोनों मोर और लेस इंटरचेंजेबली हम यूज़ कर सकते हैं. इट लुक्स एज इफ ही इज़ ड्रंक. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिप्लीट एंड रिड्यूस? तो डिप्लीट मतलब एम्प्टी हो गया, डिप्लीशन हो रहा है रिसोर्सेज का, कोल रिसोर्सेज का. द एंटायर स्टॉक हैज़ बीन डिप्लीटेड. द ट्रेजरी हैज़ बीन डिप्लीटेड ऑफ स्मॉल कॉइन्स. और रिड्यूस मतलब मेक लेस, मेक स्मॉलर इन साइज. रिड्यूस जैसे मून का साइज रिड्यूस हो गया है, फ़ोन का प्राइस रिड्यूस हो गया है, तो दिस इज रिड्यूस. डिप्लीशन होता है स्टॉक का, रिड्यूस हो रहा है प्राइस, समथिंग लाइक दैट, मेक लेस. इडियम क्या होता है? इडियम इंग्लिश में भी होते हैं, हिंदी में जैसे मुहावरे होते हैं. ही किक द बकेट एंड हर्ट हिज फुट, लाइक दैट. ओके, सो दिस इज इंग्लिश. देन दिस इज जम्मू एंड कश्मीर पार्टी पैनल बहुत फ्लेक्स. अब इस न्यूज़ हुआ है ना, ये रिपोर्ट आई है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरीके से बनाई गई है, डिलिमिटेशन एंड ऑल. इसको हम ग्रेजुअली आगे कंटिन्यू करेंगे. तमिलनाडु गवर्नमेंट वीसी लॉ वर्सिटी तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट. ये लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे साहब हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ आर्मीज 15th कोर इन श्रीनगर. पीस इज नाउ परमानेंट इन वैली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिक्योरिटी फोर्सेज ने ब्रेक किया है साइकिल ऑफ वायलेंस. बीएसएफ ने इतने डिटेक्ट किया. तो सी, बीएसएफ, फौज, आर्मी, एवरीवेयर हमारी जो ग्राउंड सिक्योरिटी फोर्सेज है, एवरीबडी सिक्योरिटी फोर्सेज में डिटरमाइंड है जम्मू एंड कश्मीर को सेफ एंड सिक्योर प्लेस बनाने का. देन प्राइम मिनिस्टर का विजिट टू फ्रांस डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग गुडशिप, गुडविल एंड फ्रेंडशिप. जेट एयरवेज फ्लाई फिर से करेगा. सो दिस इज दैट. Then over 1 lakh trees to be felled for coal mining in Odisha. कोल माइनिंग. अब कोल माइनिंग भी क्या होता है? दो टाइप की होती है, ओपन कास्ट होती है, अंडरग्राउंड होती है. अंडरग्राउंड थोड़ा ज़्यादा ईजी, ज़्यादा मतलब एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, बट इसमें एफिशिएंसी कम होती है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है. ओपन कास्ट माइनिंग ईजी होती है, कन्वीनियंट होती है, बट एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन करती है. तो अपने ओपन कास्ट जैसे करते हैं तो इतना एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन होगा. 1 लाख से ज़्यादा ट्री फेल हो रहे हैं. UN agency in talk है with India on wheat procurement. Then this is Bennett. Australia says it poses no threat to Solomon Island. अब सोलोमन आइलैंड में भी क्या हो रहा था? चाइना यहाँ पे स्पेशल डील कर रहा है, चाइनीज़ फोर्सेस भी डिप्लॉय हो सकती है सोलोमन में. ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है. नासा क्लाइमेट साइंटिस्ट विंस वर्ल्ड फूड प्राइज. एक्सेलेंट. तो आप नासा की साइंटिस्ट हैं. फूड, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है फूड, तो आपको एग्रोनॉमिस्ट है. सी द वर्ड एग्रोनॉमिस्ट. एग्रोनॉमिस्ट क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी है. तो आपको $2.5 लाख का ये अवार्ड मिल रहा है यहाँ पे. फूड प्रोडक्शन को कैसे सिक्योर करें क्लाइमेट चेंज में. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. वर्ल्ड फूड प्राइज, नासा की क्लाइमेट साइंटिस्ट. यूके एंड जापान डिफेंस अग्रीमेंट कर रहे हैं. पीएमआई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स फास्टेस्ट ग्रो हुआ है इन 5 मंथ्स. इनपुट कॉस्ट बिकॉज बहुत बढ़ रही है. इनपुट कॉस्ट, इन्फ्लेशन डैम्पन करता है सेंटिमेंट्स. रिटेल ऑटो सेल्स बढ़ा है फाड़ाने का. वॉर इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन है. अब आरबीआई फोर्स्ड है कोर्स करेक्शन करने के लिए. ओके,
So this is Cognizant tea exports drop 2.4% and this is sports. All right. So this is the Hindu newspaper. अभी हम रिवीजन क्लास देखते हैं. रिवीजन क्लास में सबसे पहले तो पॉलिटी में ये जानना ज़रूरी है व्हाट इज़ CFI, व्हाट इज़ पब्लिक अकाउंट एंड व्हाट इज़ कंटिजेंसी अकाउंट. आर्टिकल 266 में ये हमारा पर्स है. जैसे हम अलग अलग बटुआ रखते हैं, दिस इज़ पर्स, हिंदी में पर्स को बटुआ बोलते हैं. दिस इज़ पर्स, दिस इज़ पर्स. तो हमने एक पर्स रखा है जिसमें ये वाले खर्चे होंगे, ये पर्स रखा है इसमें डिफरेंट टाइप हो गए, और एक इमरजेंसी का पर्स रखा हुआ है. तो कंसोलिडेटेड फंड है, ये मेन पर्स होता है. आर्टिकल 266 में है जितना भी पैसा आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है, लोन आ रहा है, जो खर्चे हो रहे हैं, वो सब इससे होता है. एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो पास होना चाहिए पार्लियामेंट थ्रू एन अप्रोप्रिएशन बिल. तो CFI से पैसा निकालना है तो अप्रोप्रिएशन बिल के थ्रू पैसा आप निकाल पाओगे. पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया होता है, इसमें पब्लिक का अकाउंट है, मतलब जो जनता से पैसे लिए हैं वो पैसे यहाँ पे आते हैं. तो ये वो मनी है जो गवर्नमेंट, मतलब बस बैंक है और हमारा पैसा रखा हुआ है. जैसे हमने प्रोविडेंट फंड में पैसा दिया वो इधर जाएगा, स्मॉल सेविंग्स का पैसा इधर जाएगा. तो दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट का पैसा, दिस इज़ अवर पैसा जो गवर्नमेंट एज अ बैंक हमसे रखी है, संभाल के रखी है. दिस इज़ पब्लिक का पैसा. तो ये पैसा गवर्नमेंट को बिलोंग नहीं करता है, ये वापस देना है प्रोविडेंट फंड जब मैच्योर होगा, स्मॉल सेविंग्स होगा. तो दिस इज़ नॉट गवर्नमेंट, दिस इज़ पब्लिक. एक्सपेंडिचर जो है नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट होता है, ये याद रखना है. इससे खर्चा अगर गवर्नमेंट करती है तो उधर पार्लियामेंट अप्रूवल ज़रूरी नहीं है. कंटिजेंसी नाम में ही लिखा है, स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में. आर्टिकल 267 अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर है. पहले 50 करोड़ लिमिट थी बट ये कम था, अब 500 करोड़ कर दिया गया है. बट इसमें खर्चा तो हो जाता है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बोलेंगे इससे पैसा निकाल लो, निकल जाएगा, बट बाद में उसका पार्लियामेंट्री अप्रूवल करना पड़ेगा. इमरजेंसी में पैसा तो निकाल लिया बट बाद में अप्रूवल ज़रूरी होगा. तो ये 3 फंड याद रखने हैं, कंसोलिडेटेड, पब्लिक अकाउंट और कंटिजेंसी. ओके. पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती है? हर पार्लियामेंटेरियन को कुछ प्रिविलेज मिला गया, राइट्स है, इम्यूनिटीज़ दिया है, तो वो कहलाती है प्रिविलेज. ये इंडिविजुअल भी होती है और कलेक्टिव ग्रुप भी होती है. 105 जो है उसमें ये प्रिविलेजेस, इम्यूनिटीज़, पावर्स दिया हुआ है. जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(2) इधर अप्लाई नहीं होगा. पार्लियामेंटेरियन जो मन करे बोल सकते हैं पार्लियामेंट में और अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है. इम्यूनिटी है फॉर अ मेंबर फ्रॉम एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग. कुछ भी बोल दो, वोट दे दो पार्लियामेंट में, आप कोर्ट नहीं ले जा सकते इन पार्लियामेंटेरियन को. दिस इज़ प्राइमरली वन रीज़न कि इतना रक्कस होता है पार्लियामेंट में. कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंक्वायरिंग इनटू द वैलिडिटी ऑफ प्रोसीडिंग. तो कोर्ट्स भी इंटरवीन नहीं कर पाएगी. इसके अलावा कुछ और इनको पावर मिला है. सिविल केस में आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब पार्लियामेंट चल रही है ऐसे, बट क्रिमिनल केसेस में कर सकते हैं. अटेंडेंस एज विटनेस आप बुला नहीं सकते जब पार्लियामेंट चल रही है. फ्रीडम फ्रॉम बीइंग लायबल टू बी यूज्ड फॉर डिफेमेशन केसेस, जब भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में कुछ भी कहा तो इसीलिए रिस्पॉन्सिबल भी कई बार ये बातें करते हैं पार्लियामेंट के अंदर. तो ये कुछ मिलती है इन्हें प्रिविलेजेस. बट इन अ वे ये ज़रूरी भी है ताकि तभी वो फ्रीली जो, बिकॉज पार्लियामेंटेरियंस कौन है, ये हमको रिप्रेजेंट करते हैं. एक कॉन्स्टिट्यूंसी ने जिसको चुन के भेजा तो ये उस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनको प्रिविलेजेस तो ज़रूरी थी. ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस क्या होता है? प्रिविलेजेस अगर कहीं ब्रीच हो रही है, मतलब वो पालन नहीं हो रहा है, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया. किसी भी इंडिविजुअल, अथॉरिटी, ग्रुप या इंडिविजुअल नहीं हुआ कि कोर्ट में ले गए उन्हें, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा. कंटेम्प्ट जो होता है वो एक ऐसा एक्ट होता है कि आप पार्लियामेंट को काम नहीं करने दे रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो पार्लियामेंट का परफॉर्मेंस, फंक्शन एट्सेट्रा, तो वो हो जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस. जैसे कुछ वर्क नहीं हो रहा है, डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग. तो द पॉइंट इज ऑल ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेस आर कंटेम्प्ट. ऑल ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेस आर कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हुज प्रिविलेजेस आर वायलेटेड. गिल्टी है तो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस वहाँ पे लग जाता है. guilty of contempt of the house even though he does not violate any of the privilege of the house. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, when he disobey an order to attend a committee or publish reflections on the character or conduct of a member in his capacity as a member. तो ये क्या हो जाएगा, ये एक काइंड ऑफ कंटेम्प्ट है. ओके. तो ऑल ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेस आर कंटेम्प्ट. ऑल ब्रीचेज ऑफ प्रिविलेजेस जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस है हुज प्रिविलेजेस आर वायलेटेड. ओके. तो ये होता है कंटेम्प्ट और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज. कंटेम्प्ट मतलब बेसिकली आसान भाषा में ये है कि आप हाउस को काम करने नहीं दे रहे हो. अर्ली पॉलिटिकल लाइफ ऑफ गांधी जी. हिस्ट्री में गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में सब पता होना चाहिए हमें.
गांधी जी हैं, इनका प्रोग्रेस भी, इनका करियर भी धीरे धीरे ग्रेजुअल ऐसे हुआ, शॉर्टकट्स कहीं नहीं होते। गांधी जी राइज टू पावर वॉज फिनोमिनल। ये इंडियन पॉलिटिक्स में आए और ऐसा लगा कि देखो पूरा एकदम सेंटर स्टेज पे आ गए, सब कुछ हो गया, बट नो, इनका स्ट्रगल फेज भी था और इन्होंने बहुत सारा यहाँ पे साउथ अफ्रीका में होमवर्क कर रखा था। सो हम उसके बारे में भी जानेंगे। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस को इन्होंने बढ़ाया और आप इन सब थिंकर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। सत्याग्रह आपने आगे बढ़ाया। अब गांधी जी में 1893 से ही गांधी जी की तैयारी, गांधी इन मेकिंग चालू हो गया था 1893, जब वो गुजराती मर्चेंट दादा अब्दुल्ला के यहाँ काम करने गए। देन इसके बाद पॉलिटिकल सोशल डिसेबिलिटी थी जो साउथ अफ्रीका में थी। यूरोपियंस ऑब्वियसली इंडियन रेसिडेंट को डिस्क्रिमिनेट करते थे, डिस्क्रिमिनेशन था, गांधी जी ने आवाज़ उठाई, रिवोल्ट किया। रेशियल इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इंडियंस का साउथ अफ्रीका में। गांधी एक मूवी है, अगर आपको टाइम मिले तो इस मूवी को ज़रूर देखना एक बार। गांधी जी इसके बाद स्ट्रगल कंटिन्यू करते हैं, रेसिज्म जो है उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं, सत्याग्रह करते हैं, सत्य का आग्रह, ट्रुथ का करो, नॉन वायलेंस करो, वायलेंस इज नॉट अ वे, तो ये कहलाया सत्य का आग्रह, आग्रह। फिर नटाल इंडियन कांग्रेस बनती है और एक न्यूज़पेपर बनता है इंडियन ओपिनियन। एजुकेशन ज़रूरी है, लोगों को उनके राइट्स के बारे में बताओ कि क्या एक्चुअली उनके साथ गड़बड़ हो रहा है, उनको पता ही नहीं है, ये सब इनका गांधी जी का वर्क था। सक्सेस भी मिला। कंपलसरी जैसे एक लेजिस्लेशन बनाया था, कंपलसरी था इंडियंस को कि एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन उनको रखना पड़ेगा। तो इस लेजिस्लेशन के खिलाफ गांधी जी ने अपोजिशन किया, प्रोटेस्ट किया। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन को भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया। तो इंडियंस जो थे उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इससे लिए उन्होंने, गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया। फिर इसके बाद 1906 में टॉलस्टॉय फॉर्म बनाया जर्मन आर्किटेक्ट फ्रेंड के थ्रू। और एक फार्म जो है ना, ये फार्म इंडिया में भी बनेगा, साबरमती वगैरह, बट होमवर्क यहाँ पे चालू हो गया है। प्लस इंडियन मैरिजेस भी ये यहाँ पे इन्होंने वैलिड नहीं किया था, इनवैलिड कर दिया था। इस बात पे बहुत अपसेट हुए सब और इस बात पे भी दिस डिस्कशंस हुए और प्रोटेस्ट हुए, स्ट्रगल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे सारी मैरिजेस जो बोला है, अगर क्रिश्चियन राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो वो रजिस्टर नहीं होगी, तो ये चीज़ पे ऑब्जेक्शन हुआ। देन इसके बाद हिंद स्वराज करके एक बुक निकाला उन्होंने, इसमें उन्होंने अपने आइडियाज़ बताए। क्या क्या याद रखना है? हिंद स्वराज, मैरिज सर्टिफिकेट, टॉलस्टॉय फॉर्म, कंपलसरी लेजिस्लेशन, नटाल इंडियन कांग्रेस और गांधी जी का अफ्रीका का टेन्योर। इंडिया में आते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी आपके मेंटोर बनते हैं। जनवरी में इंडिया आए और ये अभी प्रवासी दिवस चालू होता है इनके, गांधी जी के अराइवल पे डेट एग्जैक्टली क्या है जब गांधी जी इंडिया आए थे, प्रवासी दिवस कब होता है। इसके बाद गांधी जी ने टूर किया, बिकॉज कुछ काम करने से पहले आप उसको बारे में जानना ज़रूरी है। तो गांधी जी ने अच्छे से टूर किया, सब जगह घूमे, देखा एक्चुअली इंडिया क्या है। फिर पॉलिटिक्स में वो धीरे धीरे एक्सकर्शन होगा उनका, 15 में होगा। इंडेंचर्ड लेबर, मैनुअल वर्कर आउटसाइड इंडिया अबॉलिशन करो, सत्याग्रह की बात होगा। फिर अहमदाबाद में, ये एक्चुअली 3 इवेंट्स होंगे। CAK, ये गांधी जी के अर्ली वर्क होगा बिफोर दिस NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गोखले गांधी जी के क्लोजेस्ट अलाय और टीचर रहेंगे। अब ये जो 3 है ना, इनको जल्दी से हम देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। एक तो चंपारण, दूसरा खेड़ा और एक अहमदाबाद, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट रहे। इन तीनों ने गांधी जी को गांधी जी बनाया। ओके, सो इन तीनों में सत्याग्रह, ट्रुथ, नॉन वायलेंस की बात किया और गांधी जी हमेशा बोलते थे मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए, दिस इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो देखो चंपारण से स्टार्ट करते हैं। 2 मेजर प्रॉब्लम थी चंपारण में। इंडिगो प्लांटर्स वहाँ पे थे, नील लगाते थे, जिससे नीला जो होता है ना, नीले कलर का सफ़ेद कपड़ा हो जाता है, वो नील का प्लांटेशन होता था। अब ब्रिटिशर्स को नील चाहिए तो उन्होंने ज़बरदस्ती बोला 3/20 टोटल लैंड पे, 3 कटिया सिस्टम पे आपको नील लगाना पड़ेगा। फोर्स करने लग गए इंडियंस को। तो पीजेंट्स बोले हम पे ऐसे कैसे फोर्स कर रहे हो, उसकी प्राइस भी नहीं मिल रही है, जर्मन सिंथेटिक डाइज आ गई है, हमको प्रोडक्शन तो कर लेंगे, बिकेगा नहीं, आप आया रेंट्स भी नहीं दे रहे हो, इलीगल ड्यूज भी क्लियर नहीं कर रहे हो। तो इस 3 कटिया सिस्टम जो कंपलसरी था, इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने लग गए। गांधी जी टूर कर ही रहे थे, गांधी जी इधर पहुँचे, यहाँ पे पहुँचे गांधी जी चंपारण में, और गांधी जी ने यहाँ पे लोगों से बात किया कि इस मुद्दे को हम कैसे करें। गांधी जी का अगेन यही था कि डायरेक्ट हम कन्फ्रंटेशन करेंगे अथॉरिटी से, बट नॉन वायलेंट होके, पीसफुल विद इन द लॉ होके हम करेंगे। तो ये सक्सेस भी हुआ।
प्रेशर हुआ गवर्नमेंट का और फिर एक कमेटी बनी और फिर बाद में ये देखा कि ठीक है ये जो सिस्टम है करेक्ट नहीं है, फोर्स नहीं हो पाएगा। तो द पॉइंट इज चंपारण एक बहुत बड़ा सक्सेस बना गांधी जी के लिए और गांधीयन टैक्टिक्स के लिए, गांधीयन वेज के लिए। फिर जो लीडर्स थे यहाँ, गांधी जी अपने बहुत सारे लीडर्स अपने एसोसिएट से मिलेंगे बाद में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे गांधी जी के सारे दूसरे मूवमेंट्स में। कृपलानी जी, राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक जी। देन एक बुक भी आती है नील दर्पण, दीन बंधु मित्रा जी ने इसको लिखा है। गांधी जी को यहाँ पे इनवाइट किसने किया था? आंसर, चंपारण सत्याग्रह में इनविटेशन लेके कौन गया था गांधी जी को कि यहाँ पे आइए आप। अहमदाबाद सत्याग्रह होता है, ये मिल में होता है, मिल में होता है। एक लेटर मिलता है श्रीमती अनसुया बाई का। गांधी जी यहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन के लिए अहमदाबाद जाते हैं। 17-18 का टाइम है, प्लेग हो गया है और वर्कर्स में भी बहुत प्लेग हुआ, डैमेजेस हुए। तो वर्कर्स ने बोला हमें वेज दो, बिकॉज प्लेग हो गया था, महामारी थी, तो हमें एक एक्स्ट्रा वेजेस दो, कुछ बोनस दो। मिल ने बोला हम बोनस नहीं देंगे। प्ले जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे गए, गांधी जी वहाँ पे पहुँचे और फिर मिल ऑनर्स ने बोला ठीक है हम 35% वेजेस एज बोनस आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इस तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक कंप्लीट हुआ। देन इसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में था खरीफ क्रॉप्स जो थी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी क्योंकि बहुत रेन हुआ था। अब फसल ही डिस्ट्रॉय हो गई तो अब हम उसमें कैसे टैक्स एक्स्ट्रा दें, तो टैक्स माफ़ी करो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कर ही नहीं रही थी, तो गांधी जी वहाँ पे गए और विदहोल्ड करो, पेमेंट मत दो, टैक्स मत दो, स्ट्रगल करो, ऐसी बातें की। अभी वल्लभ भाई पटेल एक यंग लॉयर है खेड़ा के, अब ये गांधी जी के एक इम्पॉर्टेंट एसोसिएट बनेंगे। तो इस तरीके से ये हुआ। फिर जो फाइनली क्या हुआ, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाया और फिर बोला कि ठीक है इनको डिफ़िकल्टी है, टैक्स हम इनसे नहीं लेंगे, इस तरीके से बात हुई रेवेन्यू की। तो ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ। तो ये 3 इंपॉर्टेंट इवेंट है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, और इसके पहले गांधी जी इन अफ्रीका। इन सब चीज़ों ने गांधी जी को गांधी जी बनाया। ओके, अब ज्योग्राफी में एक कॉन्सेप्ट होता है एयर मासेस का। एयर मास एक्चुअली क्या होता है, ज़मीन है, ज़मीन का जो लोकेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, टेम्परेचर है, एट्सेट्रा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एयर का ब्लॉक रखा हुआ है। वो एयर का ब्लॉक है ना, उस ज़मीन या फिर ओशन है उसके अकॉर्डिंगली वही कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप कर लेता है। तो दिस इज़ कॉल्ड एयर मास। तो एयर मास डिफाइन होता है लार्ज बॉडी है ये। ओके, तो इसका एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एक यूनिफॉर्मिटी हो जाता है और ये बहुत बड़े होते हैं एयर मासेस, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में फैले हुए हैं किसी लैंड फिजिकल बाउंड्री के ऊपर, उसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लिया है। टेम्परेचर, मॉइस्चर सब यहाँ पे एक जैसा होमोजिनस हो गया है, तो इसको बोलते हैं एयर का मास। बहुत टाइम तक ये एक ही जगह पे स्टैटिक बना रहता है तो उसी की प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है, लैप्स रेट होती है, ऊपर हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये गर्म है या ठंडा है, तो ये सब उसकी स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। होमोजीनस है मतलब ये इंडिकेट करता है वहाँ की लेटेंट हीट, लेटेंट हीट मतलब हिडन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दो एयर मासेस की हम देखते हैं, वर्टिकली टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है और मॉइस्चर कंटेंट ओवरऑल एयर मास में कितना है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अगर एयर मास बहुत ज़्यादा तक लैटिट्यूड में एक्सटेंड है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उसने एक्वायर कर रखी है। एक सोर्स एरिया होता है, तो एयर मासेस का भी हमें क्लासिफिकेशन करना है ना, तो हम सोर्स एरिया के हिसाब से करेंगे कि ये मैरीटाइम एयर है, लैंड का है, पैसिफिक का है, इधर उधर जो भी लैटिट्यूड है उसके अकॉर्डिंग, लोकेशन के अकॉर्डिंग एयर मास का कैटेगराइजेशन होगा। अब ओरिजिन कैसे होता है, बहुत टाइम तक एयर पॉकेट, एक एयर का बहुत बड़ा जोन पॉकेट एक पर्टिकुलर जगह पर टिका हुआ है तो वो वैसी ही सारी प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेगा। तो ये एक होमोजीनस सरफेस कंडीशन होनी चाहिए, सरफेस होमोजीनस होनी चाहिए, जैसे कि ये पूरा ओशन है या पूरा डेजर्ट है या पूरा आइस है, स्नो है यहाँ पे, लाइक दैट। डाइवर्जेंट विंड नहीं होनी चाहिए क्योंकि डाइवर्जेंट विंड होगी तो एयर मास उस जगह ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाएगा, तो उसी जगह पे टिका रहने के लिए एक स्टैटिक ज़्यादा विंड नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जहाँ पे होती है तो वहाँ पे जो हवा है वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी एक्वायर कर लेती है और वो बन जाता है एक पर्टिकुलर एयर मास। जैसे आर्कटिक अंटार्कटिका का एयर मास है, यहाँ पे आइस है, स्नो है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयर मास बन गया। पोलर का एयर मास है, ये पोल्स में है, पर्टिकुलर साइबेरिया में है, गल्फ अलास्का, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बन गया ये। ओके, तो फिर इसी तरीके से ट्रॉपिक्स में है तो वो ट्रॉपिकल एयर मास बन जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सदर्न हेमिस्फेयर दोनों जगह हो जाएगा। सी अगर सहारा में है तो वहाँ का एयर मास हो गया। एयर मास कुछ नहीं है, लैंड की प्रॉपर्टी रिफ्लेक्ट हो रही है, एयर पॉकेट जो उस लैंड के ऊपर बहुत टाइम तक स्टेबली लोकेटेड है।
इक्वेटोरियल एयर मास है या इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता है। हमने ट्रेड विंड्स पढ़ी थी ना, इक्वेटर में 0 डिग्री है, सोलर इंसोलेशन बहुत ज़्यादा है, अप ड्राफ्ट हो रहा है, वाई एक्सिस में हवा जा रही है, तो एक्स एक्सिस से विंड यहाँ पे आ रही है ट्रेड विंड्स, तो ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा है ITCZ। सो इस तरीके से बना। तो ये होते हैं एयर मासेस। फ्रंट्स क्या होते हैं? अब जैसे दो एयर मासेस हैं, एक है कोल्ड एक है वार्म, ये जो दोनों ट्रांजिशन होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। तो फ्रंट में एक कोल्ड होगा और एक होगा वार्म, डिफरेंट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन होगा। अब क्या होता है, फ्रंट्स कैसे बनते हैं? यूजुअली ये मिडिल लैटिट्यूड में बनते हैं, मिडिल, क्योंकि मिडिल लैटिट्यूड में ही कोल्ड एयर मास मिलेगा, इक्वेटर में तो कोल्ड एयर मास मिलेगा नहीं। तो ये यूजुअली मिडिल लैटिट्यूड में बनते हैं, कैंसर कैप्रिकॉर्न के थोड़ा और ऊपर। ये जो बनते हैं यहाँ पे पोलर कोल्ड एयर मास आता है और ट्रॉपिकल वार्म एयर मास आता है, कन्वर्जेंस होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं फ्रंट। कैरेक्टर इनका ये होता है, स्टीप ग्रेडियंट है, एब्रप्ट चेंज है टेम्परेचर में वगैरह, ये सब चीज़ें बताती है फ्रंट कैसा है। अब शब्दों में जाओ, स्टेशनरी है मतलब इधर कोल्ड है इधर हॉट है, इधर कोल्ड है इधर वार्म फ्रंट है, दोनों बस आमने सामने खड़े हुए हैं, कोई डिफरेंस, दोनों एक दूसरे में इनकर्शन नहीं हो रहा है, तो दैट इज स्टेशनरी फ्रंट। कोल्ड फ्रंट क्या होता है? अब नाम हमेशा वो होगा जो जो इंट्रूड कर रहा है दूसरे में, जो एडवांस कर रहा है। कोल्ड लिखा हुआ है तो मतलब वार्म और कोल्ड तो है ही, बट यहाँ पे लेटर मतलब कोल्ड एडवांस कर रहा है वार्म पे। तो कोल्ड भारी भी होता है तो वार्म ऐसे ऊपर की तरफ उठने लग जाएगा और कोल्ड ऐसे वार्म फ्रंट की तरफ अंदर घुस गया है, सो दिस इज कोल्ड फ्रंट। तो ये यूजुअली स्टीपर होता है बहुत ज़्यादा, रैपिड एसेंट हो रहा है मॉइस्ट। जो वार्म है, वार्म ऑब्वियसली क्या है, उसका जो मॉइस्चर उसमें है, प्लस वो लाइटर है तो वो ऊपर की तरफ उठेगा। तो यहाँ स्टीप बनता है बहुत ज़्यादा, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं और यहाँ पे एक रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। एक कोल्ड फ्रंट जो है स्क्वॉल लाइन बनती है, रेनफॉल। तो ये होता है कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट में वार्म इंट्रूड कर रहा है कोल्ड में, ओवरराइड कर रहा है। तो ये जो होता है ना, इसमें वार्म फ्रंट ऐसे आता है। अब वार्म फ्रंट आ रहा है तो ये इतना स्टीप यहाँ पे नहीं बनेगा, वार्म फ्रंट जस्ट कोल्ड के ऊपर ऐसे चला जाता है। तो यहाँ यूजुअली इतना ज़्यादा स्टीप कर्व नहीं बनता है। स्टीप कर्व नहीं बनता है तो जो रेंज और उससे रिलेटेड जो हमने बातें देखी, ये चीज़ें भी इतना ज़्यादा वार्म फ्रंट में हमें नहीं दिखेंगी। ऑक्लूडेड क्या होता है? वार्म फ्रंट तो दोनों केसेस में ही ऊपर जा रहा है, बट जब वार्म फ्रंट इतना ऊपर हो गया, वार्म एयर मास इतना ऊपर हो गया कि वो जमीन से कांटेक्ट लूज कर दिया, तो उसको बोलते हैं ऑक्लूडेड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट, ओके। तो ये तीन टाइप की चीज़ें होती है, ऑक्लूडेड, वार्म एंड कोल्ड। कोल्ड में कोल्ड एडवांस है, वार्म में वार्म एडवांस है, ऑक्लूडेड में वार्म करंट का सरफेस से कनेक्शन इज गॉन। दिस इज स्टेशनरी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रंट्स। फ्रंट्स में कोल्ड और वार्म दोनों होने चाहिए। एक बात है, एल्गो ट्रेडिंग काफ़ी न्यूज़ में है इकोनॉमिक्स में। सेबी बोलता है एल्गो ट्रेडिंग को रेगुलेट करना चाहिए, बिकॉज इससे क्या होता है, जिसके पास बहुत मशीन्स है, एल्गोरिदम है, कंप्यूटर प्रोग्रेस है, वो क्या करता है, मार्केट को मैनिपुलेट कर लेता है। इतना डेटा आ रहा है, डिसीजन मेकिंग कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कर रहा है। तो एल्गोरिदम ट्रेनिंग कंप्यूटर बेस्ड होती है। स्टॉक्स कौन से खरीदने हैं कौन से बेचने हैं, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर्स का डिसीजन होता है। पैरामीटर्स, इंस्ट्रक्शन, मार्केट पैटर्न, कंडीशंस, तो कंप्यूटर का दिमाग चल रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, तो ये एल्गोरिदम ट्रेनिंग होता है। हाई वॉल्यूम ऑर्डर्स होते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मार्केट को डिस्टॉर्ट करने की भी एट टाइम्स टेंडेंसी देखी गई है। तो दैट इज़ वाई सेबी बोलता है एल्गो ट्रेडिंग को हमें रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो दिस इज़ एल्गो। स्वेट इक्विटी क्या होता है? स्वेट मतलब पसीना। आपने किसी कंपनी में बहुत काम किया तो आपको स्वेट इक्विटी दिया जाता है, अपने एम्प्लॉयज़ को नॉन कैश कुछ ऐसा कंसिडरेशन दे रहा है। स्टार्टअप्स में भी ऐसा होता है, ट्रिपिकली इक्विटी दी जाती है उन्हें। तो ये स्वेट इक्विटी हुआ। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिलैक्स किया है क्वांटम ऑफ स्वेट इक्विटी दैट कैन बी इशूड बाय न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनी इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे। कितना उनको स्वेट इक्विटी, बिकॉज टेक्नोलॉजी कंपनी में ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। तो स्वेट मतलब ये नहीं 10 साल 20 साल तक आप काम करो तब स्वेट मिलेगा। तो दिस इज स्वेट इक्विटी। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स आज हमने क्विज में भी देखा था। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स एक्चुअली क्या होते हैं कि इन्फ्लेशन तो बढ़ रहा है, बॉन्ड्स एक पर्टिकुलर फिक्स हो गया 8% से आपको मिलेगा, बट इन्फ्लेशन 9 हो गया, तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग इन बॉन्ड्स का जो रेट है वो डिसाइड होगा। तो ये होंगे इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। तो आईआईबी जो है वो आरबीआई फिर से वापस प्रमोट कर रहा है, ये लिंक्ड होते हैं डब्ल्यूपीआई 2013 में। जो आईआईबी है ये इन्वेस्टर को एक कांस्टेंट रिटर्न इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी प्रोवाइड करता है। तो ये मतलब
आप इन्फ्लेशन से सेफगार्ड कर दिया है आपने। मेन ऑब्जेक्टिव जो इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का है वो ये होता है, एक हेज प्रोवाइड करना, एक सेफगार्ड प्रोवाइड कर दिया है आपको कि इन्फ्लेशन इंड्यूस्ड कोई चीज़ें होगी तो आप उससे बचे रहोगे। इन्फ्लेशन बिकॉज एक्चुअली डिटीरियोरेट करता है फिक्स्ड इनकम को, परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये आईआईबी डब्ल्यूपीआई से भी कनेक्टेड हो सकते हैं और सीपीआई से भी। बॉन्ड्स ही हैं बट इसका जो रेट है वो सीपीआई डब्ल्यूपीआई से कनेक्टेड होता है, तो दिस इज इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स। वैसे हम हेडलाइन इन्फ्लेशन दोनों में से किसको बोलते हैं, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में से। एक होता है एंकर इन्वेस्टर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि एलआईसी का आईपीओ आ रहा है। अब कोई भी चीज़ पहली बार आती है तो सब उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक एंकर चाहिए जो आप पे ट्रस्ट करके एटलीस्ट इतना चीज़ें देके स्टेबिलिटी दे ला रहा है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन 25,000 करोड़ रुपए एंकर इन्वेस्टर से रेज कर रही है। अब ये एंकर है मतलब ये डटे रहेंगे एलआईसी के इन स्टॉक्स के साथ। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो खरीदेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफिसर। कोई भी कंपनी पब्लिक होती है तो वो ऐसे आईपीओ लेके आती है। तो जैसे अभी पेटीएम का आया था, नाइका का आया था, अब एलआईसी का आ रहा है। तो इसका जो भी ऐसा शेयर्स सब होगा तो वहाँ पे मतलब एंकर इन्वेस्टर्स डटे रहेंगे। ये एंकर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस लाएंगे कि बाकी लोगों को भी कॉन्फिडेंस होगा, इंस्टीट्यूशनल इतने इन्वेस्टर्स ने इसका खरीदा है आईपीओ एलआईसी का, तो हम भी खरीदें। तो ये काम होता है एंकर इन्वेस्टर्स का, कॉन्फिडेंस लाते हैं उस नए आईपीओ में, वरना कोई नई चीज़ है लोग उस पर इतना यूजुअली ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज़ दैट, सो दिस इज़ एंकर इन्वेस्टर। ये इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स हैं, स्वेट इक्विटी है, एल्गो ट्रेडिंग है, ये फ्रंड्स हैं, एयर मासेस है। दिस इज़ गांधी जी, वेरी इंपॉर्टेंट, CAK और South Africa. This is privileges, parliamentary and CFI, public account and contingency fund. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.